हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल क्वालिटी स्टडी तक पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल आदि की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आपका भी इन्हीं के जस्ट बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए पिछले साल के ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के सभी 3000 प्लस प्रश्नों को कराने वाले हैं। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट करती है। 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी मन से देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में 6 तत्व कुल मौजूद होते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग के तत्व को अक्रिय या नोबल गैस कहते हैं। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अक्रिय या नोबल गैस किस वर्ग के तत्व को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 18वें वर्ग को। इस वर्ग के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण भरा होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनका हृदय दिव्य अच्छी होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गड़फड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा या जाइलम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा तरल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। इनकी कोशिकाओं में नाभिक तथा कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? मिट्टी, पानी, कांच या फिर प्लास्टिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि मिट्टी एक अपारदर्शक माध्यम है। चलिए देखते हैं पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम होता है जो प्रकाश की किरणों को अपने से गुजरने देता है, जैसे कांच, पानी, प्लास्टिक आदि। अपारदर्शक माध्यम होता है जो किरणों को अपने से नहीं गुजरने देता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। परमाणु के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से काम किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणों से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसके बारे में देख लेते हैं। प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित होता है, जिसको भ्रूण की पोषण थैली कहते हैं। प्लेसेंटा का एक सिरा गर्भनाल तथा दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। अगला देखते हैं। अगला है, कांस्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो किसको किसको मिश्रित करके बनाया जाता है कांस्टेंटन धातुओं को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर और निकल को मिश्रित करके कांस्टेंटन धातुओं को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6, 1/5, 1/2 या फिर बराबर? तो इसका सही अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा हुआ सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन गति विषय का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का नियम? तो यह हो जाएगा जड़त्व का नियम। चलिए जड़त्व का नियम से कुछ देख लेते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था को बनाए रखती हैं। जब गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्के दिया जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का गिलास में गिर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, दूध, सिरका, नींबू का रस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसके घोल का उपयोग मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है? जिनान, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनान। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के उपपरमाणु कण हैं, जबकि जिनान किसी भी परमाणु का उपपरमाणु कण नहीं है। यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में मौजूद एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आघातवर्धनीयता। देख लेते हैं, किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, सोना आदि। नेक्स्ट है, धातुओं का वैद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी, निकिल, टंगस्टन, सिल्वर। इसके बारे में देखते हैं कुछ। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करती है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ विद्युत आवेश को आसानी से चलने देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका SI मात्रा को मीटर। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम और ब्रोमियम के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? 7, 5, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम और ब्रोमियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षाएं होती हैं। ये सभी चौथे आवर्त के तत्व हैं। चौथे आवर्त के सभी तत्वों की क्वांटम संख्याएं 4 होती है। दोस्तों, क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं, K, L, M, N। K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले ग्रुप डी में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीयों पर या उष्णकटिबंधीय पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, जबकि किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा चलता है? गुर्दा, अग्नाशय, पित्ताशय या यकृत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में बीटा नामक सेल पाया जाता है, जिनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग होता है, अर्थात रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। यह भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितनी कक्षें होती हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्षें होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। 7 से कम pH मान अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा pH मान क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 200 न्यूमेरिकल है, तो चलिए देखते हैं। जब एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में 1-2 न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य अपान समय। शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, कार्य को जूल में और समय को T से। तो देख लेते हैं, शक्ति हमें निकालना है, ऊर्जा देखते हैं। कार्य हमें कितना दिया हुआ है? 1000 जूल और समय हमें कितना दिया है? 2 सेकंड। इसको काटेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 500 वाट हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी न्यूमेरिकल है, तो देखिए इसको भी। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की कितनी मात्रा होगी? तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है Q बराबर IR। तो हमें Q निकालना है। हमें I कितना दिया हुआ है? 0.6। हमें 6 हमें टाइम मिनट में दिया हुआ, तो इसको हम सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। तो इसमें 360 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 216 कूलाम उत्तर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन हो तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? दोस्तों, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें द्रव्यमान संख्या दी हुई है 298
298 बराबर हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, प्लस हमें न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई 189। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर 298 माइनस 189 जब घटाएंगे तो हमारे पास 109 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 109। दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।